अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम इमरान है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। तो पाकिस्तान में कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ख़राब है। हमारे पॉलिटिशियंस ख़राब हैं, हमारे लीडर्स ख़राब हैं, हमारी सोसाइटी ख़राब है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। और जैसे कि आपने मेरे पिछले कुछ टॉपिक्स में देखा भी होगा कि मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत सी बातें करता हूँ, तो हम लोग इस वीडियो को भी एजुकेशन सिस्टम के हवाले से ही लेके चलेंगे और लेट्स ट्राई कि हम आगे से जाके इसमें कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करें। तो लेट्स गो। बैक इन 2003 जब मैंने अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए, तो उस टाइम पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो मसला आता था वो ये आता था कि हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम है वो इस कदर लेंथी है, वो इस कदर सब्जेक्टिव है कि हम लोगों को बहुत लंबी लंबी कहानियाँ याद करनी पड़ती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आई यूज़ टू बी इन बायोलॉजी इनिशियली, लेकिन हमारे जो स्कूल का सिस्टम था वो कुछ इस तरह का था कि रिगार्डलेस ऑफ वो एक प्राइवेट स्कूल था और बहुत कम्पेटिटिव किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर उन लोगों को एक दूसरे के साथ अपने कॉम्पिटिशन्स के साथ कम्पीट करना था। बट अनफॉर्चुनेटली उनका एजुकेशन सिस्टम उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। वजह क्या थी कि हम लोगों ने जो भी चीज़ उनसे पढ़ी होती थी, जो बुक के अंदर थी, उसी चीज़ के वो बड़े लेंथी किस्म के नोट्स, प्रिंट आउट्स हम लोगों को हैंड ओवर करते थे। और उसमें हम लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि एक तो दोज स्टूडेंट्स, दोज फैमिलीज़ विच कैन नॉट अफोर्ड टू बाय दोज नोट्स, उन लोगों को भी किसी न किसी तरीके से मजबूरन दूसरों की हेल्प लेके उनको बाय करना पड़ता था। और दूसरी चीज़ ये कि उन लोगों को वही चीज़ जो किताब के अंदर लिखी हुई है वो टाइप करके तो दी जाती थी ताकि आई गेस ज़्यादा पैसे कमाए जा सकें। अनफॉर्चुनेटली उससे फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता था। वजह कि एक तो ऑलरेडी बच्चा सुबह 8 बजे से लेके 1:30 बजे तक 4.5 घंटे के करीब टाइम अपना इन्वेस्ट करता है वहाँ पे जाके। देन ही ट्रैवल्स बैक होम, उसके बाद वो ट्यूशन जाता है, ट्यूशन जाके फिर उसको रिलीजियस एजुकेशन में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, कुरान पढ़ता है, सब कुछ करता है। और देन बच्चे के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन, उसका मूव करना, उसका खेलना, उसको सोशलाइज़ करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ अ किड कैन नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन द बुकिश नॉलेज। तो अनफॉर्चुनेटली होता ये था कि जिस टाइम पे वो सारी की सारी चीज़ें सामने आती थी, बुक वर्क, उसके बाद क्या नाम है उसका, नोट्स जो प्री हैंड आउट्स दिए जाते थे। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, देयर वाज अ प्री हैंड आउट एंड देयर वाज अ पोस्ट हैंड आउट एज वेल। पोस्ट हैंड आउट क्या होता था कि उन्हीं को समराइज़ कर दिया जाता था। वो जो 8-10 पेजेस का हम लोगों को किताबचा मिलता था, उसी को तीन पेजेस या 2 पेजेस के अंदर कॉम्प्रीहेंड करके तो पकड़ा दिया जाता था कि उसको पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग याद कर सकें। उसको भी याद करना पड़ता था। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन अ स्टूडेंट्स माइंड, और जिसकी वजह से ये था कि हम लोग यहाँ उस टाइम के स्टूडेंट्स जो थे वो कम्पीट नहीं कर पाते थे। हर बच्चे के अंदर इतनी पिक्टोरियल मेमोरी नहीं होती कि वो एक चीज़ को पढ़े और याद कर ले। और कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती थी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करते थे बुकिश नॉलेज के अंदर। तो वो फिर सारे का सारा टाइम उसके ऊपर इन्वेस्ट करके अच्छे नंबर्स ले लेते थे और उनकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे जगहों के ऊपर मार्क्स आ जाते थे। अनफॉर्चुनेटली अगेन मैं यही वर्ड यूज़ करूँगा कि आज भी हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हमारे स्कूल्स के अंदर हर जगह पे यही मामला देखे जा रहे हैं। कुछ हैंड पिक ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर स्टिल देयर, जो कि बच्चे की ग्रास रूट लेवल के ऊपर उस तरह की डेवलपमेंट करते हैं कि वो आगे से जाके कॉलेज, यूनिवर्सिटी या हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके कम्पीट कर सकें। जिन बेचारों ने मैट्रिक एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल से किया होता है, वो लोग, वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स, वो फैमिलीज़ उस तरीके से कम्पीट नहीं कर पाते। ऑन दी अदर हैंड, अब इसके बारे में इसके अफेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ क्या होंगे, कि इसके अफेक्ट्स बल्कि हम लोगों ने क्या नोट किए हैं
कि सबसे पहले ये कि हमारे स्कूल्स के अंदर जब इस तरह की नॉलेज दी जाती है, इस तरह का एक मेथडोलॉजी को फॉलो किया जाता है, तो इस मेथडोलॉजी की बेस के ऊपर होता ये है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ कहानियाँ रटने के ऊपर आ जाते हैं, कहानियों को अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के ऊपर नहीं आते, सिर्फ़ और सिर्फ ये देखते हैं कि जी हम लोगों ने कितने वर्के छापने हैं और कितने पेजेस को कवर करना है। और यहाँ तक बात मशहूर थी उस टाइम के ऊपर कि जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो कि प्रॉक्टर्स हैं, जिन लोगों ने पेपर्स को टेस्ट करना होता है, चेक करना होता है, वो लिटरली इतना पढ़ते नहीं हैं, वो गिट्ठों के हिसाब से नापते हैं और नाप के तो वो उसको मार्क्स देते हैं। और कुछ हद तक ये चीज़ दुरुस्त भी है। बाद में जिस टाइम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आया मैं, तो मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की कि आई हैव सीन फ्यू ऑफ दी मेल एंड फीमेल प्रॉक्टर्स और इन्विजिलेटर्स जिन्होंने वाकई ऐसा किया मेरे सामने। तो यहाँ पे किसी स्टूडेंट की मेंटल डेवलपमेंट कहाँ पे आती है, ठीक है। यहाँ पे लाइक आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने लिटरली शायरी की जगह पे गाने लिखे हुए हैं, जिन्होंने क्वेश्चन के आंसर्स की जगह, ख़ासतौर पे उर्दू में क्वेश्चन के आंसर्स की जगह के ऊपर उन्होंने लंबी चौड़ी कहानियाँ लिखी हुई हैं जिनका कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज उनकी गिट्ठें ज़्यादा थी वो एक्सीड कर गए। तो देयर इज़ नो प्रोग्रेशन इन द एजुकेशन सिस्टम। अब इसी की बेस के ऊपर अगर हम लोग इसके सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं, तो आई एम गोना नेम फ्यू ऑफ द स्कूल्स जिन्होंने वाकई एवोल्यूशन लेके आए हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। उसमें से एक नाम है लाहौर ग्रामर स्कूल, विच इज़ बेसिकली लोकेटेड इन लाहौर, बट अब तो माशाल्लाह वो इट हैज़ कैंपसेस अक्रॉस द वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम है। इट्स एन अकेडमी बेसिकली, बट दे लिटरली प्रिपेयर यू फॉर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। उसके अलावा बेतहाशा और स्कूल्स हैं, फ्रोबेल्स है, बीकन हाउस के कुछ कैंपसेस हैं, नॉट ऑल, फ्यू कैंपसेस, क्योंकि यहाँ पे भी सेग्रीगेशन है क्लास वाइज, लाइक एजुकेटर्स है, फिर उसके बाद बीकन हाउस के नॉर्मल कैंपसेस हैं, फिर लैंडमार्क्स हैं। रूट्स मिलेनियम इज़ डूइंग अ फिनोमिनल जॉब इन दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, और वो भी आई वुड से इन कैंपस टू कैंपस। अब उन्होंने किया क्या है, उन्होंने ये किया है कि बेस्ड ऑन दी अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम, बेस्ड ऑन दी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने सारे के सारे सिलसिले को इस तरीके से इवॉल्व किया है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग चिल्ड्रन द रीडिंग नॉलेज और बुकिश नॉलेज, उन्होंने उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर लेके आना शुरू कर दिया। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ मोर इंटरेस्टेड टूवर्ड्स बिजनेस, तो ओ लेवल्स के अंदर उन्होंने उसको बिज़नेस के मेजर्स दे दिए हैं ताकि उसको शुरू से ही वो चीज़ पढ़ाई जाए जिसका कि उसको इंटरेस्ट है। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई किसी बच्चे को इंटरेस्ट है, किसी बच्चे की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट ये है कि उसको पढ़ने में मसला होता है, ठीक है, तो दे हैव गिवन हिम रिसोर्सेज वेयर द चाइल्ड कैन वॉच, अ चाइल्ड कैन लिसन, एंड देन ही कैन आइदर राइट with a pen or a pencil, or he can type as well. Computer based knowledge, we are living in 2022, it's an age of information, it's not an age of industrialization, it's not an age of knowledge, it's the age of digital information. हम लाइब्रेरीज में जाते थे, इंसाइक्लोपीडियाज खोलते थे, एक हैसल के अंदर होते थे, एंड देन वी गेट टू नो अबाउट व्हाट अ पर्टिकुलर थिंग इज। बट राइट नाउ आप किसी बच्चे से बात करें, मैं अपने बेटे से अगर बात करूं तो वो उसी टाइम पे गूगल करके मुझे बता देता है कि बाबा आपकी बात ठीक है या गलत है, गूगल ये कह रहा है। दैट्स एन ऑथेंटिक सोर्स, विकिपीडिया इज एन ऑथेंटिक सोर्स। सो इफ आवर किड्स अकॉर्डिंग टू देयर माइंडसेट्स आर इवॉल्विंग एंड इफ दे आर रेडी टू स्टेप इनटू द डिजिटल इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, वाई आर्ट आवर इंस्टीट्यूशंस, हमारे इंस्टीट्यूशंस अभी भी क्यों बैक स्टेप के ऊपर हैं, अभी भी क्यों वो इस चीज़ के ऊपर नहीं आ रहे। अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं डिस्कस करूँगा कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को लेने चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेहतर कर सकते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द बिजनेस बट मेजरली बिकॉज ऑफ द पर्सपेक्टिव कि हम लोगों ने अपनी जनरेशन को संवारना है, हमने उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, उनको बिकॉज ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन और एज ऑफ इंफॉर्मेशन, उन लोगों का पर्सपेक्टिव सिर्फ़ और सिर्फ अपने गांव, अपने कस्बे, अपने शहर, अपने सूबे, अपने मुल्क में नहीं रहा। नाउ देयर इंटरनेशनल। वो आज भी बच्चे ऐसे हैं जो कि लिटरली देयर यंगस्टर्स, जिस टाइम के ऊपर हम लोग
पूरा दिन धूपों के अंदर क्रिकेट खेला करते थे, फुटबॉल खेला करते थे, वो लैपटॉप्स के ऊपर बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहे हैं. दे आर अर्निंग मनी एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम व्हाट दे डूइंग एज वेल, बिकॉज उनका कॉम्प्रिहेंशन, उनका माइंडसेट और उनका एक जो एवोल्यूशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वे वी वर. तो हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज़ उनको देनी चाहिए. इस चीज़ के ऊपर मैं एक पूरी की पूरी सीरीज़ बनाने का ऐलान कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर अपने अपकमिंग वीडियोस के अंदर, चंद एक वीडियोस के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़, कुछ ऐसे मेथडोलॉजीज़ सामने लेके आऊँगा जो कि शायद हमारे लिए बेहतर हों. एटलीस्ट आई एम गोना ट्राई टू प्रोमोट एज मच एज़ पॉसिबल ताकि इस चीज़ के ऊपर किसी किस्म का डिफरेंस आ सके. और अगर आप मेरे इस मैसेज से मुत्तफ़िक होते हैं तो चाहे व्हाट्सएप से, चाहे मेरे वीडियो को इसी तरीके से, या तो किसी दोस्त यार के साथ बैठ के, किसी रिश्तेदार के साथ बैठ के, किसी भी अपने अकम्प्लिस के साथ बैठ के आप इसके बारे में बात करें, इस मैसेज को शेयर करें, ताकि हमारा ग्रास रूट लेवल जब तक बेहतर नहीं होगा तब तक हम लोग आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते. पाकिस्तान एक बहुत टैलेंटेड कौम है, पाकिस्तानी एक बहुत ही हुनरमंद कौम है, बहुत मेहनती कौम है. हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इस टाइम एक गाइडेंस की है, काउंसलिंग की है और एक सही सिस्टम फॉर्मुलेट करने की है. एंड ट्रस्ट मी, हमारे सिस्टम्स, कोई भी हुकूमत, कोई भी लीडर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक हम अपने आप को ख़ुद राह रास्त के ऊपर नहीं लेके आते. तब तक हम बैक स्टेप पे ही रहेंगे, फ्रंट फुट के ऊपर आके हम शॉट्स नहीं लगाएंगे. सो अगर आप मेरी बात से मुत्तफ़िक होते हैं, प्लीज़ मेरे मैसेज को शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और आई एम गोना सी यू बैक विद इन फ्यू डेज़ फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ एज वेल. जज़ाकल्लाह खैर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.